हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के क्या क्या प्रभाव के कारण फ्रिक्शन होता है। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन कहाँ ज़्यादा लगता है, कहाँ कम लगता है। तो जैसे हम कोई टेबल कोई फ्लोर पर रखा हुआ है, अगर हम उसे ढकेलेंगे तो उसका कॉन्टैक्ट अपना उसके 4 लेग्स के कारण जो दो सरफेस में उसका मूवमेंट होगा, तो एक तो उसका वो हो जाएगा अपना लेग्स, टेबल के जो 4 लेग्स है वो उनका कांटेक्ट रहेगा फ्लोर के साथ। तो अगर हम वहाँ पर तब ढकेलेंगे, वहाँ पर जब हम ढकेलेंगे तो वहाँ पर हमको तो वहाँ पर अपना आगे बढ़ने तब वहाँ फ्रिक्शन लगेगा, तो जनरली वो आसानी से हो जाएगा। अगर उसी के बदले हम वहाँ पे कोई बॉक्स रख दें, उतने ही वेट का कोई बॉक्स रख दें और उसे फिर हम वैसी फॉरवर्ड फोर्स लगाए आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर हमको ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका बॉक्स का सरफेस एरिया और फ्लोर का सरफेस एरिया ज़्यादा मैच मिल रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पर हमको ज़्यादा लगेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स हमेशा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो इक्वल, अगर आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है तो अपना इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं तो वो नेगेटिव यानी अब दूसरे डायरेक्शन में चले जाएगा, जबकि ये हो नहीं सकता है। इसलिए हमेशा इक्वल अमाउंट में फ्रिक्शन लगता है। दूसरा है, अगर जैसे हम टेबल का ही उदाहरण लें, तो टेबल में अगर हम जो ढकेल जो आसानी से पुश कर पा रहे थे हम, अगर उसमें हम कोई वेट डाल दें और तो वेट डाल दें तो हम फिर उसका हमको पुश करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि इसमें एक प्रभाव पड़ता है उसका परपेंडिकुलर फोर्स। अगर हम परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर परपेंडिकुलर फोर्स अगर पड़ रहा है तो फ्रिक्शन को बढ़ाता है, वो रेजिस्टेंस फोर्स को बढ़ाता है, जिससे फ्रिक्शन भी बढ़ता है। अगर हम इसमें याद रखिए कि इसमें परपेंडिकुलर फोर्स, इसमें अलोंग फोर्स नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स ही लगेगा। अगर कोई फोर्स अगर किसी एंगल में लग रहा है, अगर एंगल में कोई लग रहा है तो वो एंगल में 2 डायरेक्शन में उसमें फोर्स एक्ट करेगा। 2 डायरेक्शन यानी कि एक फॉरवर्ड में और एक डाउनवर्ड में। फॉरवर्ड वाला उसे आगे बढ़ाएगा और डाउनवर्ड वाला उसे उसका वेट बढ़ाएगा, जिससे उसका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। तो उसके हमें और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे आगे बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा जैसे और क्या प्रभाव पड़ता है उसमें, एक मान के चलिए कोई स्लाइडिंग सरफेस है। स्लाइडिंग सरफेस में अगर हम मान के चलिए हम एक बॉक्स रख दें या एक क्यूब रख दें और उसे एक या ब्लॉक, उसे हमें उसमें मूवमेंट कराएंगे पॉलिश, और उसका स्लाइडिंग सरफेस पूरा फुल पॉलिश है, तो उसमें अगर हम उसे स्लाइड करवाएंगे तो वो स्लाइड करते हुए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर उसी को हम अगर रफ़ सरफेस कर दें, रफ़ सरफेस करने पे या सैंड पेपर वहाँ लगा दें, सैंड पेपर लगाने के बाद फिर हम उसे मूवमेंट कराएंगे तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो इससे क्या है, एक सरफेस उसका एक सरफेस मतलब कि अपना वो भी इफेक्ट डालता है इसके फ्रिक्शन को, यानी कि अपना एक वेट परपेंडिकुलर फोर्स पहला उसका कॉज के कारण है, दूसरा है उसका सरफेस, और तीसरा है उसका मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कि अगर हम किसी के या 2 सरफेस के भी मॉलिक्यूल्स आपस में जितने आपस में मिलेंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपस में उतने बॉन्डिंग बढ़ते जाएंगे। जितने बॉन्डिंग बढ़ेंगे तो हमें उसको आगे बढ़ाने के लिए या फॉरवर्ड लगाने के लिए हमें उतना फोर्स लगाना पड़ेगा उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जैसे जनरली हम सोचते हैं कि स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन से हम जनरली समझते हैं कि स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम लगेगा। ये पूरी तरह से सही नहीं है। फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस में भी फ्रिक्शन बल्कि ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप 2 पॉलिश मेटल क्यूब ले सकते हैं। अगर रेक्टेंगल दो पॉलिश मेटल सरफेस को अगर हम एक दूसरे से स्लाइड करवाएंगे तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे, तो
तो उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा और वो हम लोग उससे आसानी से स्लाइड नहीं कर सकते। या मिरर का दो मिरर प्लेट लगा एक दूसरे स्लाइड कराएंगे तो उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, हमें उसको आसानी से स्लाइड नहीं कर सकते। या फिर जैसे दो मिरर प्लेट के बीच में अगर हम एक ड्रॉप डाल दें, वाटर ड्रॉपलेट डाल के स्लाइड कराएंगे तो उसमें वो आसानी से स्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि उनके बॉन्ड ज़्यादा टाइट बन जाएंगे, तो उसे हम स्लाइड नहीं कर सकते, वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। और जैसे इसके लिए एग्जांपल है, जैसे कोई मिरर में अगर हम कोई पानी के छींटे या वाटर ड्रॉपलेट देख सकते हैं आप, वो बहुत धीरे धीरे चिपक जाता है, वो आसानी से नहीं स्लाइड करता है। जबकि कोई हम मेटल को डालेंगे तो मेटल आसानी से स्लाइड कर लेता है। तो लिक्विड में भी उसके बॉन्ड के इंटर मोलिकुलर बॉन्ड्स अट्रैक्ट होने के कारण वहाँ पर स्लाइड नहीं हो पाता है। जैसे या फिर एक रबर, यहाँ पर जैसे रबर यानी कि जो सॉफ्ट मटेरियल, कोई हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल को ले हो तो उनके बीच में भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अगर हम कोई रबर को किसी मिरर या कोई पॉलिश्ड सरफेस में हम उसे रबिंग करेंगे तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा लगाना पड़ता है हमें। तो ये तो उसका हो गया फंडा। अब इसमें जैसे 3 टाइप से हैं, 3 कारण हैं। तो रेजिस्टिव फोर्स के 3 कारण यहाँ लगे। पहले तो मॉलिक्यूलर एडहेशन, यानी कि adhesion is a molecular force that arises when two materials are brought close to each other। यानी कि एडहेसिव फोर्स तब लगता है जब दो सरफेस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के ज़्यादा नियर अबाउट पहुँचे, तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। इसके बारे में अभी मैंने आपको समझाया था। जैसे दो पॉलिश मेटल ब्लॉक आपस में हम जैसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कराएंगे तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर ये फ्रिक्शन तब इसके मॉलिक्यूलर एडहेशन के कारण वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। दूसरा है सरफेस रफनेस। तो सरफेस रफनेस इज़ अ फैक्टर इन फ्रिक्शन व्हेन अ मटेरियल्स आर रफ एनफ टू कॉज सीरियस एब्रेशन। मतलब कि अगर दो सरफेस के बीच में पर्याप्त या बहुत ज़्यादा रफनेस है तो उनमें ज़्यादा उनके जो रफनेस के वो एक दूसरे के जो हिल्स और वैली जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, एक दूसरे से फंस जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। पहले इसे ही फ्रिक्शन का मुख्य कारण माना जाता था, लेकिन अब नई स्टडी में ये बहुत ही इसे लाइटली माना जाता है इसका प्रभाव। तीसरा है डिफॉर्मेशन या प्लॉइंग इफेक्ट बोला जाता है। तो व्हेन वन और मोर ऑफ द मटेरियल्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट, मच ऑफ द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द डिफॉर्मेशन और अ प्लॉइंग इफेक्ट। मतलब कि जब एक या दो सरफेस, एक या दोनों सरफेस सॉफ्ट हो, कोई एक सॉफ्ट हो या दोनों मटेरियल सॉफ्ट हो, तो क्या होता है, हार्ड मटेरियल में सॉफ्ट मटेरियल दब जाता है और जिसके कारण फिर उसमें उसे प्लॉविंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण उसमें रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि आप जैसे कीचड़ में आप जैसे चल रहे हैं, आपका पैर धंस गया, या फिर कोई बालू में आपका पैर धंस गया, या फिर कोई रबर आप किसी हार्ड सरफेस में रगड़ रहे हैं, जो आप प्लॉविंग इफेक्ट दिखता है। तो मॉलिक्यूलर एडहेशन जब दो ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लाया जाता है तो एक ऑब्जेक्ट से कई एटम्स या मॉलिक्यूल्स दूसरी ऑब्जेक्ट में उनके इतने करीब होते हैं कि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है और उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। इस फोर्स को एडहेशन कहा जाता है। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के पर स्लाइड करने पर एडहेसिव बॉन्ड्स तोड़ने की आवश्यकता होती है। अगर हमें स्लाइड करना है तो वो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो ये मॉलिक्यूलर एडहेशन फोर्स कहलाता है।
अपने विंडो पेन में अपने वाटर ड्रॉप देखा होगा, जैसे कोई मिरर पे या कहीं भी। तो फ्रिक्शन फोर्स इस लिक्विड मैटर को सॉलिड मटेरियल के नीचे स्लाइड करने से रोकता है। लेकिन फ्रिक्शन के अधिकांश मामलों में आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को फिसलते हुए या किसी अन्य सॉलिड के अगेंस्ट चलते हुए देखेंगे। एक दूसरे के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट को स्लाइडिंग करने के लिए इन लाखों कॉन्टैक्ट पॉइंट को तोड़ना पड़ता है, जहां एधेशन फोर्स प्रभावी होता है, जिसके परिणामस्वरूप कई सारे नए पॉइंट्स ऑफ एधेशन बनते हैं। जैसे स्टिकी मटेरियल यानी कि चिपचिपा पदार्थ। तो कुछ सॉलिड मटेरियल में एक कंपोजिशन होता है जो एधेशन को बढ़ाता है और उन्हें स्पर्श या चिपचिपा बनाता है। स्टिकनेस फ्रिक्शन को बहुत बढ़ा देती है, जैसे रबर या चिपकाने वाला टेप एक स्टिकी मटेरियल का उदाहरण है और जिसमें इस प्रकार का फ्रिक्शन होता है। फ्लूइड्स भी एक मॉलिक्यूलर एधेशन का उदाहरण है। फ्लूइड्स अक्सर मॉलिक्यूलर एधेशन का प्रदर्शन करते हैं, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इस एधेशन फोर्स को अक्सर कैपिलरी इफेक्ट में देखा जाता है। यह वह जगह है जहाँ पानी को मॉलिक्यूलर एधेशन के फोर्स द्वारा एक ग्लास ट्यूब के खींचकर ऊपर लाया जाता है। यह फोर्स फ्लूइड के मोशन को स्लो डाउन कर सकता है। यानी कि कैपिलरी इफेक्ट, यानी कि अगर हम जैसे किसी जार में, पानी भरे हुए जार में अगर हम एक पतले से ट्यूब डालेंगे तो वो बाकी सरफेस के मुकाबले वो ऊपर आ जाता है, चिपक जाता है, उसमें थोड़ा बाकी लेयर से ऊपर उठ जाता है। और इसके अलावा जैसे कोई वाटर मतलब कि फ्लूइड के कई सारे लेयर के मोशन में उनके जो अलग अलग लेयर में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, मतलब कि एक दूसरे से रेजिस्टेंस, अलग अलग लेयर में जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है। अलग अलग मतलब उसमें स्पीड होता है दो लेयर्स के बीच में, तो उसके कारण फ्रिक्शन आता है। जैसे कि एक सिक्का को हम किसी स्लाइड में स्लाइड करेंगे तो आसानी से स्लाइड हो जाएगा, लेकिन हम उसे पानी में भिगा के उस सिक्के को स्लाइड करवाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आसानी से स्लाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिक्विड मॉलिक्यूल्स रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिसके कारण उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है। और इस प्रकार के फ्लूइड फ्रिक्शन को आमतौर पर फ्रिक्शन के रूप में नहीं माना जाता है। किसी मतलब लिक्विड के अलग अलग लेयर्स में जो अपना जो लिक्विड में जो अलग अलग लेयर में जो इस रेजिस्टेंस होता है उसी को फ्रिक्शन में नहीं माना जाता। उसके लिए अलग से उसके लिए अलग से सब्जेक्ट होता है, उसे फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर उसे स्टडी किया जाता है। और दूसरा है, इसमें दूसरा कॉज है सरफेस रफनेस। तो सभी सॉलिड सरफेस मटेरियल को कुछ हद तक सरफेस रफनेस होता है। यदि आपने देखा है कि एक उच्च शक्ति वाले माइक्रोस्कोप से अगर हम एक स्मूथ सरफेस को देखेंगे तो भी उसमें हमें वैली और हिल्स दिखाई देगा, जो कि हमारे स्लाइडिंग मोशन को इंटरेक्ट करते हैं। पहले ये सोचा गया था कि फ्रिक्शन का मुख्य कारण यही वैली और हिल्स, यानी कि उनके जो सरफेस रफनेस के कारण ही फ्रिक्शन जनरेट होता है। लेकिन आज के स्टडी में पाया गया है कि उसका प्रभाव, सरफेस रफनेस का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रिक्शन में, जितना कि मॉलिक्यूलर एधेशन के कारण जितना फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना पहले माना जाता था। और अपना जो रफ सरफेस के कारण जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसे सैंड पेपर इफेक्ट कहा जाता है। और ये जनरली इसे सैंड पेपर या फिर अपने मल्टीप्लायर को उनकी सरफेस में अलग किया जाता है। ऐसे मामले में फ्रिक्शन सरफेस रफनेस का कारण होता है। हालांकि एधेशन इफेक्ट भी एब्रेशन में भी भूमिका निभाता है। जहाँ पर सरफेस रफनेस के कारण फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वहाँ पर मॉलिक्यूलर एधेसिव भी काम करता है। और तीसरा है डिफॉर्मेशन, यानी इसे प्लोइंग इफेक्ट भी कहा जाता है। जनरली प्रेशर के कारण, प्रेशर यानी कि हमेशा सॉफ्ट मटेरियल पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा जिसके कारण वो दब जाता है। तो प्रेशर में आने पर सॉफ्ट मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है।
इससे मोशन के रेजिस्टेंस में भी वृद्धि होती है। एक उदाहरण, सड़क पर अगर संपर्क पाने पर टायर जो रबर टायर होता है वो दब जाता है या सपाट हो जाता है। जब मटेरियल डिफ़ॉर्म हो जाता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए प्लो करना पड़ता है। इस प्रकार के रेजिस्टेंस फोर्स का निर्माण होता है। जब डिफॉर्मेशन बड़ा हो जाता है, जैसे कि एक वस्तु दूसरे में डूब जाती है, तो इसे प्रभाव को फ्रिक्शन को प्रभावित कर सकती है, जैसे जो कि तरल पदार्थ के घर्षण के समान होता है। यानी कि जैसे रेत में चलना या प्लो यानी कि हल चलाने टाइप से, जैसे हल अपने ज़मीन में नीचे चल जाता, ज़मीन के नीचे दब के फिर आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार फ्लोइंग इफेक्ट होता है। ये अपना कहीं जैसे हम बालू में चलें या कीचड़ में धंस जाते हैं, जैसे टायर है, टायर दब जाता है, या रबर अपना हार्ड सरफेस में जो रबर दब जाता है और आगे बढ़ने पर ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट करता है। तो इस प्रकार का डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि एक इसमें दोनों सरफेस या तो कोई एक सरफेस सॉफ्ट होगा और जो सॉफ्ट सरफेस होगा वो दब जाएगा, जिससे कॉन्टैक्ट एरिया उसका बढ़ जाएगा और जिसके कारण उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो इसका समरी क्या है? फ्रिक्शन फोर्स के रेजिस्टेंस के कारण मोलिकुलर अधेसिव सरफेस अधेसन, सरफेस रफनेस और प्लोइंग इफेक्ट है। अधेसन मोलिकुलर फोर्स है जिसके परिणामस्वरूप दो मटेरियल्स को एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में लाया जाता है। सरफेस रफनेस फ्रिक्शन का एक फैक्टर है जब मटेरियल का सरफेस बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है, और जब मटेरियल में एक या एक से अधिक रिलेटिव सॉफ्ट होता है तो उस मूवमेंट में रेजिस्टेंस जनरेट होता है, तो उसे डिफॉर्मेशन या फ्लोइंग इफेक्ट कहलाता है। तो ये था अपना कॉज ऑफ फ्रिक्शन। आगे के पार्ट्स देखेंगे फ्रिक्शन के। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।